ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतम नः गौरवम नामक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य अर्जुन। यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के एग्ज़ाम में वेदांग विषय का सामान्य अध्ययन संलग्न किया गया है। उसमें आज हम पिंगलकृत छंदशास्त्र पर विचार करेंगे। हम कल कल्पशास्त्र पर विचार किया था कल हमने, तो आज हम छंद शास्त्र पर विचार करेंगे, जो कि वैदिक छंद के सामान्य अध्ययन तथा लौकिक छंद को भी जानने की कोशिश करेंगे। लौकिक छंद कुछ छंद इसमें लगे हुए हैं, 20 छंद लगे हुए हैं, तो उनको भी धीरे धीरे हम इसी क्रम में समाप्त करेंगे। तो उसका परिचयात्मक अध्ययन वैदिक छंदों का और कुछ लौकिक छंदों का विशिष्ट अध्ययन इसी कक्षा की श्रृंखला में, छंद शास्त्र की श्रृंखला में ही उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से आज वैदिक छंदों का परिचय। एक पिंगलकृत छंद शास्त्र, एक सामान्य अध्ययन। ये मेरा चैनल का लोगो है। संस्कृतम नः गौरवम त्वं ही नः पिता वसु। आगे चलते हैं। वैदिक छंद, तो कुछ पॉइंट है उसको आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, कोई विशेष इनमें से कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं है इसका, तो जितना है उतना ही पर्याप्त है इसके लिए। तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा इससे। तो आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से कि कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी ग्रंथ में, कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी ग्रंथ है जिसमें ऋक् सर्वानुक्रमणी इत्यादि ग्रंथ आते हैं। तो कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी ग्रंथ में छंद का लक्षण इस प्रकार से कहा है कि यदक्षर परिमाणम तत्छंदः। अक्षरों का परिमाण जहाँ है उसको बोलते हैं छंद, कात्यायनकृत सर्वानुक्रमणी में। तो आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि यदक्षर परिमाणम तत्छंदः ये किसने कहा है? तो कात्यायन ने कहा है। यार किस ग्रंथ में कहा है? तो सर्वानुक्रमणी ग्रंथ में छंद का लक्षण इस प्रकार से दिया है। तो आगे देखते हैं कि संप्रति छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ आचार्य पिंगलकृत छंदस सूत्रम है। ये इसका आजकल जो छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। आगे देखते हैं कि आचार्य पिंगल का जन्म 400 से 200 ईसा पूर्व अनुमानित है। 400 से 200 ईसा पूर्व अनुमानित है। ये निश्चित तो नहीं है, परंतु ये अनुमान किया जाता है कि 400 से 200 ईसा पूर्व आचार्य पिंगल का जन्म हुआ होगा। तो इसी प्रकार से आगे छंद शास्त्र के प्रमुख टीकाकार जो पहला है वृत्त रत्नाकर। इनका ये टीका के रूप में नहीं, इसको एक अलग ग्रंथ के रूप में भी माना जाता है। इसमें वैदिक छंदों का जो पिंगलकृत छंद है उनका भाष्य भी किया है उन्होंने। उसके बाद लौकिक छंद हैं उनको विशेष ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ का रचना किया है। और उसमें अनेक अपने तरीके से श्लोकबद्ध रूप में छंदों के लक्षण भी इन्होंने लिखे हैं। तो आगे इसके लक्षणों को भी हम पढ़ेंगे वृत्त रत्नाकर के। वृत्त रत्नाकर के जो लेखक हैं केदार भट्ट हैं और वे 8वीं शताब्दी के हैं। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। तो इसी प्रकार से आगे देख सकते हैं तात्पर्य टीका है। दूसरा तात्पर्य टीका, ये प्रसिद्ध है, प्रमुख टीकाकार। अन्य भी टीकाकार हुए हैं पर ये प्रमुख टीकाकार हैं। तात्पर्य टीका त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम का है ये। भट्ट शायद वे ही होंगे त्रिविक्रम भट्ट जो कि नरचंपू के लेखक हैं। वैसे तो 12वीं शताब्दी के नहीं है वो, अभी इसके ऊपर थोड़ा जानकारी नहीं है। तो तात्पर्य टीका त्रिविक्रम भट्ट 12वीं शताब्दी इसका ये उनका काल है। उसी प्रकार से मृत संजीवनी हलायुध, ये 13वीं शताब्दी के हैं। मृत संजीवनी उनका ग्रंथ का नाम है। वृत्ति का नाम छंद शास्त्र के ऊपर लिखी गई वृत्ति है ये। हलायुध एक वेद भाष्यकार हैं, वे ही हैं ये। और 13वीं शताब्दी इनका समय है, काल है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं पिंगलकृत छंद शास्त्र में 8 अध्याय हैं। पिंगलकृत छंद शास्त्र में 8 अध्याय हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे इसको। उसी प्रकार से प्रथम 4 अध्याय में वैदिक छंद तथा अंत के 4 अध्याय में लौकिक छंदों का वर्णन है। छंद शास्त्र में 8 अध्याय हैं, तो प्रथम 4 अध्याय में तो वैदिक छंदों पर विचार किया गया है और अंतिम के 4 अध्याय में लौकिक छंदों पर विचार किया गया है। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं वैदिक छंदों को 3 सप्तकों में विभक्त किया जाता है। वैदिक जो छंद होते हैं 3 सप्तक होते हैं, उसमें 3 सप्तकों में 21 छंद, मतलब इसमें 21 छंद आते हैं। 3 सप्तक में 3 सप्तक मतलब 7 का विभक्त, 7 के तो 7 21, इस प्रकार से 21 हो जाते हैं। तो प्रथम सप्तक में गायत्री छंद 24 वर्ण होते हैं इसमें। उष्णिक छंद 28 वर्ण होंगे इसमें।
अनुष्टुप छंद 32 वर्ण है इसमें, और बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48। ये प्रथम सप्तक है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है ये छंद। इसके बारे में पूछे जाते हैं बार बार। ये तीनों सप्तकों के बारे में ही पूछे जाते हैं पेपरों में। कई बार पीछे बार शायद धृति के बारे में आया था कि धृति छंद में कितने वर्ण होते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। 4-4 के अब आरोह क्रम में आगे बढ़ते जाना है, 24 से आगे आगे। तो उसी प्रकार से द्वितीय सप्तक में देख सकते हैं अति जगती 52 अक्षर होते हैं इसमें, शक्वरी में 56, अति शक्वरी में 60, अष्टि में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72 और अति धृति में 76। ये आपके द्वितीय सप्तक हुए। और तृतीय सप्तक को देख सकते हैं, कृति में 80, प्रकृति में 84, आकृति में 88, विकृति में 92, संस्कृति में 96, अभिकृति में 100 और उत्कृति में 104। और उत्कृति के बारे में भी पूछा है एक बार पेपर में, तो आपको इनका याद रखना है। और ये क्रम याद रख लेंगे तो उसके बाद 4-4 के क्रम से बढ़ाते जाएंगे तो आपको आसानी होगी इसको याद रखने में। और इसको याद रखने का बहुत सरल तरीका है। प्रथम सप्तक तो प्रायः सभी को याद रहता है जगति तक। उसके बाद जगति के बाद अति लगा देना, अति जगति। फिर उसके बाद शक्वरी एक याद रखना, उसके बाद अति शक्वरी, वैसा ही है। अष्टि हो गया, उसके बाद अत्यष्टि, अष्टि और अत्यष्टि, बस अति शब्द का लगाना है। धृति उसी प्रकार से, फिर अति धृति, ये अति अति लगाते जाना है तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद कृति है, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति, उत्कृति, ये भी उसी प्रकार से सरल हैं तो आप इनको याद रख सकते हैं। गायत्री से उत्कृति तक 4 के आरोह क्रम में स्थित है, 4 के आरोह क्रम में स्थित है तो आपको याद रखने में इसको सरलता होगी। 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 और 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100 और 104, इस प्रकार से है इसमें। तो 24 to 104 पर्यंत ऐसा लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अब इसमें जो प्रमुख 7 छंद है इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इनमें किस किस प्रकार से वर्ण होते हैं। तो गायत्री में 3 पाद होते हैं, ये मैं हो गया, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। तो गायत्री में 3 पाद होते हैं और सब में समान वर्ण होते हैं, सभी तीनों पादों में समान वर्ण होंगे। 8, 8, 8, 24 इसका सामान्य है। और जब गायत्री में ही 23 वर्ण का गायत्री होता है, कई बार 23 वर्ण के भी गायत्री होता है, उसको बोलते हैं निचृत गायत्री। और जब 25 वर्ण के गायत्री होंगे तो उसको बोलेंगे भूरिक गायत्री। तो ये कई बार पूछा है पेपर में कि 23 वर्ण मतलब 23 वर्ण के गायत्री को कौन से गायत्री कहते हैं, या कोई उसका नाम क्या है इत्यादि पूछे जाते हैं। तो निचृत गायत्री, कम होंगे तो निचृत और ज़्यादा होंगे तो भूरिक गायत्री, इस प्रकार से इसका होगा। 8, 8, 8 3 वर्ण, तो 8, 8 3 24, इस प्रकार से इसमें अक्षर वर्ण क्रम होंगे। उसी प्रकार से दूसरा है उष्णक छंद। उष्णिक छंद में भी 3 पाद होते हैं और इसका जो क्रम होगा 8 + 8 + 12, तो इस प्रकार से 28 इसमें वर्ण होंगे। उष्णिक के भी 2 भेद हैं, पूर्व उष्णिक और ककुप उष्णिक। और इनमें दोनों में ही केवल पादस्थ वर्ण के क्रम में भेद है। जो पाद में जो वर्ण है वो 28 के 28 ही रहेंगे। और पूर्व उष्णिक में 12, 8, 8 करके वर्ण होंगे और ककुप में 8, 12, 8 इस प्रकार से होंगे। केवल पादस्थ क्रम में वर्ण के क्रम में भेद है, अन्यथा 28 वर्ण इसमें समान ही है। और अनुष्टुप में 4 पाद होते हैं, 8, 8, 8, 8, 32, ये लौकिक छंद में भी आता है ये। तो लौकिक छंद में भी इसी प्रकार से होता है 32 वर्ण, और सबसे सरल छंद है और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध छंद है अनुष्टुप छंद के कारण ही। अनुष्टुप छंद में इतने अधिक जो श्लोक रचे गए हैं, इसलिए इस छंद का नाम ही श्लोक छंद के रूप में भी कई बार बोल दिया जाता है। अगला जो छंद है बृहति छंद, 4 पाद होते हैं इसमें भी। इसमें प्रथम 3 पाद में 8, 8 वर्ण होंगे और अंतिम में 12 वर्ण मिला करके 36, इस प्रकार से इसमें वर्ण होंगे। उसी प्रकार पंक्ति में 5 पाद होते हैं और पंक्ति में 5 पाद होते हैं तो 8, 8 के क्रम से 5 पाद होंगे तो 40 इसमें वर्ण होंगे। और त्रिष्टुप में 4 पाद होते हैं, 11, 11 के 11, 11, 11, 11 इस प्रकार से 4 पाद होंगे तो 44 इसमें वर्ण है, 11, 11 सभी में। और जगति में 4 पाद होते हैं, जगति में भी इसमें 12, 12 के 4 पाद होंगे तो 48 इसमें वर्ण होंगे। तो इतना ही है इसका वैदिक छंद के विषय में, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं आता, इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ये याद रखना है। और हम अब लौकिक छंद के थोड़े से परिचय को देखते हैं आगे।
लौकिक छंद। प्रमुख छंद संबंधी ग्रंथ तथा उनके लेखक का नाम यहाँ पे देखेंगे। प्रमुख छंद संबंधी ग्रंथ तथा लेखक उनके, उसको देखते हैं। ग्रंथ और ग्रंथकार। ग्रंथ हो गया छंद शास्त्र, आचार्य पिंगल द्वारा रचित हैं। अभी हम देख के आए हैं पीछे जो वैदिक ग्रंथ माना जाता है इसको, तो वेदांग के अंतर्गत आने वाला जो ग्रंथ है यही है छंद शास्त्र, जो कि आचार्य पिंगल द्वारा रचित है। और वृत्त रत्नाकर, ये इसी के टीका ग्रंथ के रूप में है और स्वतंत्र ग्रंथ भी है इसके, तो इसलिए वे केदार भट्ट, वृत्त रत्नाकर के लेखक केदार भट्ट हैं। और श्रुतबोध, कालिदास द्वारा रचित है। श्रुतबोध भी एक छंद संबंधी ग्रंथ है, कालिदास है। ये कालिदास वही आपके अभिज्ञान शाकुंतलम वाला कालिदास नहीं है, ये अलग कालिदास है। और कालिदास एक उस समय में एक कालिदास एक उपाधि के रूप में हो गया था, तो जो भी अच्छे कवि होते थे उनको कालिदास की उपाधि दी जाती थी, तो इसी प्रकार से समझना चाहिए वे दूसरे कालिदास हैं। और छंदोनुशासन, ये भी एक छंद संबंधी ग्रंथ है। हेमचंद्र सूरी जो जैन कवि हुए हैं, जैन जो आचार्य हैं ये, तो ये हेमचंद्र सूरी के द्वारा रचित है छंदोनुशासन। और सुवृत्त तिलक क्षेमेंद्र, जिन्होंने औचित्य विचार चर्चा एक आलंकारिक ग्रंथ को लिखा है, मतलब लक्षण ग्रंथ है क्षेमेंद्र का, औचित्य विचार चर्चा। ये औचित्य एक संप्रदाय को अभी जनक माने जाते हैं क्षेमेंद्र, तो वे ही हैं सुवृत्त तिलक के भी रचयिता। और एक और है छंदो मंजरी गंगादास उपाध्याय, ये सबसे अर्वाचीन है। तो छंदो मंजरी गंगादास उपाध्याय के ये ग्रंथ है, ये भी छंद संबंधी ग्रंथ हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब लौकिक छंद में लघु गुरु विचार किस प्रकार से किया जाता है, लघु और गुरु किसे कहते हैं उसको बारे में विचार करते हैं, क्योंकि लघु गुरु का यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे हम देखेंगे लघु गुरु का किस प्रकार से होता है गण नियम में, तो एक बार इसको देख जाते हैं, फिर उसके बाद गण नियम भी हम समझेंगे। तो इसमें कहते हैं कि सानुस्वार विसर्गान्तो दीर्घयुक्तो परश्चयः वा पादान्ते त्वचौ वक्रो ज्ञेयोन्यो मातृको ऋजो। तो ये किस किस प्रकार से, हम अगले व्याख्या में इसको देखते हैं। लघु, लघु में ह्रस्वम लघु, बाकी मात्रिक अंतिम में बोला कि यहाँ अन्य मात्रिक और ऋजु, जो भी मात्रिक होते हैं वे लघु इसमें माने जाते हैं। तो उसी को बता रहे हैं कि लघु मतलब ह्रस्वम लघु, ह्रस्व वर्ण लघु होते हैं। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्वम लघु से जो भी ह्रस्व वर्ण है वे सब लघु संज्ञक होते हैं, और वे ही छंद में भी लघु स्वर के रूप में उनकी गणना होती है। और गुरु, अब गुरु का विचार किस प्रकार से है उसको देखते हैं, बहुत सारे इसमें। संयोगी गुरु, तो संयोग जहाँ पर हो, संयोग परे होने पर पूर्व अच जो वर्ण है उसको अच गुरु संज्ञक होता है। संयोगी गुरु मतलब संयोग परे होने पर पूर्व का जो अच वर्ण है उसको वह गुरु संज्ञक होता है। और दीर्घम च, और दीर्घ अच भी गुरु संज्ञक होता है, दीर्घ जो अच है वो गुरु संज्ञक होंगे। और विसर्गांत, विसर्गांत वाले जो स्वर हैं वे भी गुरु संज्ञक होते हैं। फिर सानुस्वार, अनुस्वार से युक्त जो स्वर है वे भी गुरु संज्ञक होंगे। और पादांत गोवा, पाद में, पाद के अंत में स्थित जो भी वर्ण है वो विकल्प करके गुरु संज्ञक होंगे, अर्थात एक बार लघु होगा एक बार गुरु। तात्पर्य ऐसा है कि आवश्यकता अनुसार, जब आवश्यकता हो गुरु की तो वो गुरु हो जाएगा, और जब आवश्यकता हो लघु की तो वो लघु हो जाएगी। तो यही बोला सानुस्वार, अनुस्वार से युक्त, विसर्गांत विसर्ग से युक्त, दीर्घ युक्त, और परश्चय दीर्घ युक्त, और दीर्घ युक्त परश्चय जो पर में इसको किस प्रकार से करेंगे, एक मिनट। यहाँ पे परश्च यह इसको संयोगी गुरु के रूप में ही मानना चाहिए। जो पर में संयोग होने पर पूर्व वर्ण जो अच है वे गुरु संज्ञक होते हैं। और उसके बाद पादांते तु असौ, वा विकल्प से पादांत में होने पर गुरु होते हैं, और अन्य जो भी होते हैं वे मात्रिक लघु के रूप में इसमें कहे गए हैं। तो स्पष्ट है ये। ह्रस्व लोग इसको देख सकते हैं, ह्रस्व लघु, ह्रस्व वर्ण लघु संज्ञक, संयोगी गुरु इत्यादि जो भी हैं। संयोगी गुरु दीर्घम च विसर्गांतः सानुस्वारः पादांतो गोवा इत्यादि ये सूत्र हैं। तो इसको आप याद रखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा लघु गुरु विचार। और आगे हम चलते हैं। लौकिक छंद के गण सूत्र, गण नियम को आज हम यहाँ देखते हैं। गण नियम किस प्रकार से है, गण सूत्र अथवा गण नियम। तो य माता रा ज भा न स ल गा,
इस प्रकार से ये गणसूत्र है। अब इसको किस प्रकार से इसमें घटाया जाता है, इसको हम एक तालिका के रूप में देखते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब इसको एक में गण देख लीजिए। गण, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अब ये गण हैं और इसी को किस प्रकार से आगे देखेंगे, य माता। अब इसको 3-3 के साथ आपने क्रम बना, जो गण है उसके साथ उसे से आगे का 3 वर्ण, फिर अगले गण से जो गण गण से प्रारंभ शब्द है, गण के प्रारंभ, उसे से आगे 3-3 शब्द को देखते हुए जाएंगे। तो यह गण में ऊपर गण सूत्र में देखिए य माता, यह माता है। यह माता में देखिए पहले लघु है, यह लघु है, माता, ये दोनों गुरु गुरु है। तो इसमें लघु के लिए सीधा सीधा जो लकीर है वैसा प्रयोग होता है, और गुरु के लिए एस जैसा चिन्ह, अवग्रह जैसा चिन्ह प्रयोग होता है। तो य माता, यह लघु है, और माता, ये दोनों गुरु गुरु हैं। तो ISS इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। और आगे आदि गुरु, आदि लघु ऐसा बोला जाता है इसको, आदि लघु। सबसे पहले आदि में लघु है इस गण के। उसी प्रकार से मगण देखिए, मगण में मा तारा, म से लेकर के 3 उसी से आगे वाले 3 वर्णों को देखना है, मा तारा, इस प्रकार से। तो तीनों गुरु हैं, तो सर्व गुरु हो गया, SSS 3 अवग्रह चिन्ह हो गया इसमें। उसी प्रकार से अगला है तगण। तगण में ताराज, उस गण सूत्र में देख सकते हैं ताराज, त से लेकर के आगे 3 वर्ण देखने इसमें, ताराज। तो ताराज हो गया, इसमें अंत में लघु है। तो प्रारंभ के 2 गुरु हैं, गुरु गुरु फिर लघु, तो अंत लघु इस प्रकार से होंगे, SSI, अंत लघु हो गया। उस प्रकार से रगण में देख सकते हैं राजभा, और SIS क्योंकि बीच में लघु है, राज, ज लघु है, भा भी गुरु है, रा भी गुरु है, इसलिए मध्य लघु इस प्रकार से। जगण में ज भाना, ज भाना में ज भी लघु है, ज लघु है, भा गुरु है और न लघु है, तो बीच में S आ गया, ISI, इस प्रकार से बना मध्य गुरु, मध्य में बीच में गुरु है। आगे भगण में देख सकते हैं भा न स, भा न स में भा एक गुरु है और न स दोनों लघु है, तो आदि गुरु हो गया ये। और नगण में न स ल, आगे गण सूत्र में देखते रहना, न स ल, न से लेकर के 3 वर्ण देखेंगे, न स ल, ये तीनों ही लघु हैं, तो सर्व लघु हो गया। और अगला सगण, स ल गा, स ल गा, गा गुरु है और स ल लघु है, तो लघु लघु गुरु, तो अंत गुरु हो गया। तो इसके बाद लगन, और जो ग है वो लगन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आगे 2 ही वर्ण आते हैं, 3 वर्ण नहीं होते, इसलिए ये इसे आगे गण नहीं बनेगा, परंतु इसको ल से लघु मानना चाहिए, और गा जो है वो गुरु है, तो लघु का ल एक ही वर्ण हो गया, वो आई बन गया, और गुरु गा ये गुरु बन गया। तो इसी प्रकार से ये गण नियम है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी प्रकार से, गण सूत्र गण नियम है ये। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके, अथवा मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो PDF से भी आप अभ्यास कर सकते हैं इसको। इसी प्रकार से आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो युक और अयुक विचार, जैसे आप आगे आगे छंदों को पढ़ेंगे तो उसमें युक और अयुक पाद, अयुक शब्दों को लेकर के इसमें परिभाषाएं बोली जाएंगी, लक्षण बोले जाएंगे, तो उसको समझना जरूरी है युक और अयुक क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि युकम समम विषमम चायुक स्थानम सद्भिः निगद्यते, समम अर्ध समम वृत्तम विषमम च तथा परम। ये कहते हैं कि युक सम जो संख्या है उसको युक कहेंगे, विषम जो संख्या है उसको अयुक कहेंगे, और सम सम वृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त 3 प्रकार के वृत्त होते हैं, इस प्रकार से श्लोक में बोला है। तो सम संख्या 2 और 4 ये सम संख्या है, इसको युक कहेंगे, और विषम संख्या 1 और 3 को अयुक कहेंगे। तो इसको याद रखना आपको कि युक 2 और 4 युक होंगे सम संख्या, और अयुक 1 और 3 को अयुक कहते हैं, जो कि विषम संख्या है। वृत्त भेद देखेंगे, वृत्त जो भेद हैं कितने प्रकार के होते हैं, वृत्त वृत्त होते हैं 3 प्रकार के, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त, 3 प्रकार के वृत्त हो गए। इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। समवृत्त किसे कहते हैं, कहते कि अंघ्रयो यस्य चत्वारः तुल्य लक्षण लक्षिताः तच्छंद शास्त्र तत्वज्ञाः समम वृत्तम प्रचक्षते। तो अंघ्रे बोलते हैं पाद को, तो यहाँ पे अंघ्रे शब्द है पाद के लिए आया है, तो आप पूरा देख सकते हैं इसको। अंघ्रयो यस्य चत्वारः, जिसमें 4 पाद होते हैं, और कैसे तुल्य लक्षण लक्षिता, और सभी पादों में तुल्य लक्षण
होते हैं, समान लक्षण होते हैं सभी में, मतलब तात्पर्य कि समान वर्ण होते हैं जिन चारों पादों में। तत्छंद उस प्रकार के जो छंद है उसको शास्त्र तत्वज्ञ, शास्त्र को जानने वाले शास्त्रविद जो हैं वे समम वृत्तम प्रशक्षते, उनको समवृत्त कहा जाता है। तो अर्थ में देख सकते हैं जिस श्लोक में चारों पाद तुल्य लक्षण से युक्त होते हैं कुछ छंद को शास्त्रविद समवृत्त कहते हैं, अर्थात सभी पादों में वर्ण संख्या समान हो उसे समवृत्त कहते हैं। यथा इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका है, शार्दुल विक्रीडित है, इत्यादि अनेक छंद हैं। तो इसके उदाहरण समझ लीजिए इंद्र वज्रा वसंत तिलका आदि। और अर्ध समवृत्त में देख सकते हैं प्रथमांघ्रे समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् तुर्यवत् वृत्तम तदर्ध सममुच्यते। ये कहते हैं कि प्रथमांघ्रे जो प्रथम पाद समान हो, यस्य तृतीय चरणो भवेत्, और तृतीय पाद के साथ तृतीय चरण के साथ प्रथम चरण जिसका समान हो, तात्पर्य कि प्रथम और तृतीय चरण समान हो, जो अयुक चरण है वे समान हो, अयुक मतलब विषम चरण, वे जो समान है। और द्वितीय और जो चौथा, तुरीय बोलते चौथे को, तो चौथा और द्वितीय जब समान होंगे तब अर्ध समवृत्त उसको कहा जाता है। प्रथम पाद और तृतीय पाद समान तथा द्वितीय तथा दूसरा तथा चौथा पाद समान हो उसे अर्ध समवृत्त कहते हैं, जैसा पुष्पिताग्र छंद। उसी प्रकार से विषमवृत्त देख लीजिए, इसमें सरल है, इसमें कोई कठिन नहीं, हिंदी अर्थ भी है साथ में, तो आप इसको अभ्यास कर सकते हैं, इसको देख करके श्लोक आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रथमांग्रे समो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत् द्वितीयस्तुर्यवत् वृत्तम तदर्ध सममुच्यते। विषम वृत्त को देखते हैं। यस्य पाद चतुष्केपि लक्ष्म भिन्नम परस्परम तदाहु विषमम वृत्तम छंदशास्त्र विशारदाः। कहते हैं कि जिस वृत्त में चारों पादों में भिन्न भिन्न लक्षण हो, लक्ष्म मतलब भिन्न, लक्ष्म मतलब लक्षण समझ लीजिए, भिन्न मतलब अलग अलग, जिस जिस वृत्त के चारों पादों में भिन्न भिन्न लक्षण हो उसे विषम वृत्त कहते हैं। तदाहु विषमम वृत्तम छंदशास्त्र विशारद, छंदशास्त्र के विशारद उस प्रकार के छंद को विषम वृत्त कहते हैं। यथा कलिका वृत्त, इसका जो लक्षण उदाहरण है कलिका वृत्त है, ये इसका विषम वृत्त का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, तो फिर भी इस प्रकार के 3 प्रकार के वृत्त होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त और विषम वृत्त। इस प्रकार से तो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप इसको बार बार वीडियो देख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। और इनको यदि किसी को ये PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको PDF इसमें मैं कुछ दिनों में इसको गूगल ड्राइव में डाल करके उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें वहाँ से भी ले करके आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे कल के पाठ में इसमें जो छंद हैं, जो आपके परीक्षाओं में लगे हुए हैं छंद हैं, उनको विशेष अध्ययन उसका करेंगे, लक्षण, उदाहरण और किस प्रकार से उसको घटाएंगे, तो वे सब देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।